जी नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 क्राइम टीवी। देश दुनिया के तमाम खबरों के साथ हम आ गए हैं हाजीपुर के रामभदर में। इनका जो है से कल जो मार्च निकाला गया महुआ में, इसके विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं। सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम जयमंदु प्रसाद सिंह का जो रैली निकाला गया महुआ में, तो इसके विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं। नहीं, ये तो ठीक चीज़ है। और बल्कि यह जो है वाकई में जो होना चाहिए पूरे देश में, खास करके नौजवानों को इसको लेना चाहिए कि एक भगत सिंह थे नौजवान, जिन्होंने इस देश के लिए लड़ते लड़ते और उन्होंने मैंने फांसी की सज़ा को चूमा है और तब जाकर देश आज़ाद हुई। वो आज़ादी के जो परवाने थे, उसके पहले भी उनके साथ जैसे राजगुरु भी थे, वो जिनको फांसी पर डाला गया, सुखदेव थे और तमाम ऐसे लोग अपनी कुर्बानी दिया है जो जेलों में सड़े हैं। तो हमको तो उनको याद करना चाहिए, और याद ही नहीं करना चाहिए बल्कि आज कुछ लोग याद कर ले रहे हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का जो संकल्प लेना और क्यों उन्होंने शहादत दी है, इसको अगर जब समझने का कोशिश करेंगे तो हमको लगता है कि क्या को दर्शन दिया था। और वैसे शहीद आजम भगत सिंह को हम नमन करते हैं। उन्होंने जेल के अंदर में रह करके जो मार्क्सवाद को पढ़ा था, और जब उनसे पूछा गया था कि आपको और कितना वक्त चाहिए, यानी जो लेनिन की किताब थी उस समय उसका अध्ययन कर रहे थे और कहते कि हमको जैसे एक माने वो कह रहे थे कि हम एक क्रांतिकारी दूसरा क्रांतिकारी से मुलाकात करते हैं, यानी उनका विचारधारा जो है लेनिन का वो। और लास्ट में उन्होंने कहा कि यही एक दर्शन है जिस दर्शन से पूरे दुनिया में वर्ग विभाजन हो सकता है और शोषण करने वालों के खिलाफ शोषितों की एक बड़ी ताकत बनेगी। ताकत जब बन जाएगी तब जैसे जो खास करके जो फांसीवादी ताकत उस समय अंग्रेज यहाँ पर थी, वो पूरे दुनिया में उसका एक समय में पूरा दुनिया में चला था। साम्राज्यवाद के खिलाफ उनकी मुख्य रूप से लड़ाई थी, न कि केवल भारत के ही नहीं थी बल्कि वह दर्शन ही एक था। उस तरह से कुर्बानी देना, उस तरह से आंदोलन करना, बहुत सारे लोग जैसे शहादत हुए हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक हिसाब जैसे मतलब होते हैं। और आज भी भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले चल भी रहे हैं। पिछले साल जो 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पर इस देश की किसानों के हित के लिए काले कानून के खिलाफ वो 713 लोग, सही कहिए तो भगत सिंह के रास्ते का उन्होंने अपनाया कि हम अपने हक की लड़ाई के लिए हम अगर कुर्बान हो जाते हैं युद्ध में तो यह देश की तरह बचेगा। और वास्तव में वो तीनों कृषि कानून को माने रद्द हुआ, शासक वर्ग को उसको रद्द करना पड़ा। और फिर जो बाकी जो भगत सिंह के विचारों को कोई चाहेगा कि खत्म कर देना, ये हमको लगता है कि कतई नहीं हो सकता। सैकड़ों बरस तक, हजारों बरस तक चल सकता है। और माने तो कल हम देखे हैं कि उसमें जो है कि कुछ मतलब नौजवान से जो है कि सामंतवाद और पूंजीवाद मुर्दाबाद का भी नारा लगा रहे थे। यही तो था, सही चीज है, यही तो था। शोषक वर्ग है ना, साफ साफ है कि दो वर्गों में मानव विभाजित होता है पूरे दुनिया में। यही मार्क्स ने मैंने किया था कि दो वर्गों में विभाजन करके बता दिया, कोई जाति नहीं, कोई एक जो ये सामंतवाद है और एक जैसे साम्राज्यवाद है, ये है। और सामंतवाद वो कहिए कि शोषक वर्ग दोनों को मिलाइएगा तो दोनों ही शोषक ही हैं, तरीका उनका अलग अलग है। शोषक खिलाफ शोषित वर्गों की संकलित आंदोलन पहले भी हुआ है, हजारों साल पहले भी हुआ है। ये संघर्ष खत्म नहीं होने वाला है। और यही आवाज भगत सिंह का जो है, जिसको लेकर के आज क्रांतिकारी लोग इसको कर रहे हैं। वैसे कुछ जो प्रतिक्रियावादी लोग हैं वह भी भगत सिंह को मानते हैं, लेकिन वो सकारात्मक उनका जैसे सोच नहीं है। भगत सिंह को अगर मानते तो भगत सिंह का जो विचार था कि शोषक के खिलाफ है ना, शोषितों की गोलबंदी करना। आज हम देख रहे हैं हमारे देश में कि फिर से एक बार शोषितों को माने गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। और जो 80 करोड़ जनता को जो राशन वो 5 किलो दे रहे हैं और उनसे वोट लेने का जैसे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम स्थिति पर है, वो उस पर चिंता नहीं। उसकी जो आवाज़ बन रही है, जो उसके लिए संघर्ष में जा रहे हैं, भले ही कमी और
कम और ज़्यादा के रूप में, लेकिन जो बन रहा है उसको दबाने की साजिश भी शासक वर्ग द्वारा किया जा रहा है। एक नए तरह का कहिए कि 700 साल के बाद हमारे देश में, वो समय क्या कहते हैं मुगल सल्तनत था, अंग्रेज सल्तनत था, उस जमाने में भी इस साजिशन कोई राजनीति नहीं हो रही थी। जो अभी हमको लग रहा है कि ये साजिशन राजनीति जो चल रही है, ये इसका विरोध तो होना चाहिए और सीधा सीधी इस देश के लोगों को, शोषित को, वर्गों को, और तमाम जो वही तो है शोषित ना, जिसको हम यहाँ के लोग जो बनाए हुए हैं जात के आधार पर, तो दलित है, पिछड़ी है, वही दुनिया है, वही माने दुनिया है, वही जोला है, जिसको कहते हैं कि यह जैसे नीचा वर्ग के लोग हैं। लेकिन वास्तव में देश का निर्माण में सबसे ज्यादा उन्हीं का भागीदारी है। एक मजदूर ही बिल्डिंग बनाता है, भले उस बिल्डिंग में वो खुद रहता है, देख रहे हैं कि ज्यादा लोग फंस गए हैं कि फलाना आदमी ही हीरो है, दूसरा कोई है ही नहीं। है हीरो, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, लेकिन उसको वैज्ञानिक तरीके से आगे लाने के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी तरीके अपनाए जा रहे हैं, बहुत सारे कानून खत्म हो रहे हैं। मजदूर के पक्ष वाला जो 44 कानून था, वो कानून को खत्म कर दिया गया। 4 कोड ला दिए जो मालिकों के पक्ष वाला है। जो एक सुपरवाइजर है औचक निरीक्षण कर सकता था कारखाना में जाकर, वो आज औचक निरीक्षण नहीं कर पाएगा। वह नोटिस दे करके तब जाएगा ताकि अगला सावधान हो जाए, सब कुछ अपना ठीक ठाक करके और सही चीज बताना शुरू कर देगा। तो ये जो है गलत चीज को सही बनाने का अवसर मिल जाता है। ये जो है हमको लगता है कि धीरे धीरे ये जो खत्म कर रहा है, तो जनता भी धीरे धीरे समझ रही है और वह आगे बढ़ रही है। तो इस खात्मा भी इसका होगा और वह संघर्ष के जरिए होगा, भगत सिंह के रास्ते के जरिए होगा। इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारे मजदूरी की बात क्यों बनाता है लेकिन यूज नहीं करता है ना। तो ऐसे मजदूर को हम देखते हैं कि जो मजदूर को 8 घंटा काम करने जो 12 घंटा कम करवाता है। ये तो बनाया ना, अभी तो कानून ने बना दिया ना, खास करके ऐसे अवसर पर कानून को बदला है जो 4 श्रम कोड को ला दिया है और 44 श्रम जो अधिनियम था उसको खत्म कर दिया है। तो मजदूरों का सारा अधिकार छीनने के लिए ही वह कानून आया ना। उसी पीरियड में कोरोना काल में ही छात्र विरोधी कानून आया, उसी समय किसान विरोधी कानून आया, उसी समय जैसे मजदूर विरोधी है। यानी उस कोरोना काल को अवसर में बदलने का अभी का जो शासक वर्ग है उसको जैसे मैंने काम किया है। तो हमको इसको समझना पड़ेगा कि हमको भी अभी जो अवसर है इस अवसर में हमको जैसे इसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। सिस्टम है ना, तो जो सिस्टम चल भी रहा था, जो भी आज़ादी हमको मिली थी। इसके पहले क्या बोले, जरा दिन सरकार जी, इसके पहले आप बोले थे जरा दिन सरकार, इससे पहले आप कुछ बोले ना पहले कि इसके पहले जो है सरकार ज्यादा दिन तक रही। देखिए सरकार तो आज़ादी के बाद थी, हम ही नहीं कहते हैं कि वह बिल्कुल समाजवादी हो गया था, है ना। एक सरकार मिली हमको, आंदोलन के जरिए अंग्रेज यहाँ से गई और एक आज़ादी मिली है। वो पूर्ण आज़ादी नहीं मिली है, संपूर्ण आज़ादी की लड़ाई हमारी चल ही रही थी और वर्गों के आधार पर विश्लेषण करते हुए हम लोग आगे बढ़ भी रहे थे। लेकिन जो हमारे बीच जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और विभिन्न तरह के जो कूटनीतियाँ हैं उसके जरिए समाज को बरगलाने का भी काम किया जा रहा है और जो मुखर विरोधी है उनको जेलों में भेजा भी जा रहा है। और जितने भी क्या कहते हैं जो भ्रष्टाचारी हैं उनका शरण स्थली माने भाजपा और आरएसएस जैसे बनते जा रहा है। अच्छा, इसमें देखे थे बीच में जो है कि गैस सिलेंडर का जो है से उसको सब्सिडी जो है से रोक दिया गया था। जो चुनाव जो है कि जैसे नजदीक आया तो उसको सिलेंडर जो सब्सिडी वाला पैसा था फिर चालू कर दिया सर। ये प्रलोभन दे करके जब वोट लेने की राजनीति। तेल पे भी तो सर 2 रुपया घटा दिया गया है। ये सब छोटा छोटा बड़े, अभी चुनाव खत्म होगा उसके बाद फिर उसको बढ़ा दीजिए। 400 रुपया पर तो मिला था उस दिन सबों को कि घर घर सबको जैसे कनेक्शन मिल गया गैस का, और जैसे ही सब ले लिया उसके बाद सब्सिडी उसका खत्म कर दिया। गैस का दाम 1200-1300 तक चला गया। 100-200 रुपया चुनाव के वक्त घटा देना ये कोई माने नहीं रखता है, बल्कि एक नीति होनी चाहिए। और जब आप कह रहे हैं कि एक देश एक कानून
तो हम तो कह रहे हैं कि एक देश है तो एक कानून होना चाहिए कि एक तरह का माने क्या कहते हैं गैस सबको मिले, बिजली का दर एक तरह का हो, किसानों के उत्पादन जो है उसको एक तरह का सबका माने उसका मैंने लाभ सबको मिले, एक सम्मान मिलना चाहिए। ये मिलना चाहिए। बल्कि इसके लिए नहीं हो कि एक देश और एक कानून कि माने उसमें जो यहाँ की जनता है उसको वहाँ पर कर दे रहे हैं कि माने अपने पैर पर खड़ा हो जाओ। जब खुद सारी जनता अपने पैर पर खड़ा हो जाएगी तो सिस्टम क्या करेगी? सिस्टम की जिम्मेवारी है जनता को पैर पर खड़ा करने का। तो ये इस देश की जो सिस्टम है वह सिस्टम ही बिल्कुल माने जाल में फंस गया है और उस सिस्टम को निकालना होगा और वह जैसे मतलब समाज के पक्ष में काम करने वाला सिस्टम हो जहाँ से रोजगार का सृजन, तमाम प्राइवेट शिक्षा की ओर जैसे जा रहा है ताकि गरीब लोग पढ़ नहीं सके उसमें। ये साहब हो रहा है, कैसे इनका अधिकार छीना जा रहा है 5 किलो अनाज दे करके, लेकिन मूलभूत जो उनके शिक्षा का विकास होता है ये शिक्षा देने की जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। भले कुछ लोन 4 लाख दे दें, 3 लाख लोन दे दें, ये कोई माने नहीं रहता है। माने रहता है कि हम जब इस देश में शासक है, हम टैक्स देते हैं, कर देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो हमारी शिक्षा की जिम्मेवारी उनको लेनी चाहिए। यही तो कल्याणकारी सिस्टम है। जी, इसमें देख रहे हैं कि लोकसभा जैसे से नजदीक आ रहा है तो हाजीपुर सीट जो चिराग पासवान लड़ रहा था, क्या लग रहा है सर कि इस बार चिराग पासवान निकलेंगे यहाँ से? देखिए, कौन लड़ेंगे, कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे, ये माने नहीं रखता है। हमने पहले कहा कि समाज को बेहतर बनाना होगा और तब जाकर इस चीज को समझेंगे, नहीं तो आएंगे प्रलोभन देकर के कोई भी जीत जाए। तो जात की बात जैसे जात के नाम पर जैसे मतलब कोई आ जाए और लोग समझे कि यही हमारा मैंने हीरो हो गया, तो कोई जात भी किसी का हीरो नहीं हो सकता है, बल्कि पूरे जमात की बात करनी चाहिए, पूरे समाज की बात करना चाहिए। कोई एक जात का शोषण आज नहीं हो रहा है, कोई पासवान का ही केवल नहीं हो रहा है, कोई रविदास का नहीं हो रहा है केवल माने, बल्कि तमाम जो ये हैं अनुसूचित जाति के लोग हैं, अति पिछड़े के लोग हैं, ये ज़्यादातर शिकार उसका हो रहे हैं। तो ये कैसे गोलबंद हो इसकी बात होनी चाहिए और इस पर चुनाव भी नहीं हो रहा है। चुनाव में तो देख रहे हैं ना, तमाम जो दल हैं वो देख रहे हैं कि किस जाति का डोनेशन मान वो उस क्षेत्र में ज़्यादा है, उस जाति को अगर सीट दे देंगे और तो वो जीत करके ले आएगा। यानी अभी भी आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी इस आधार पर कैंडिडेट तय करना कि फलाना को हम दे देंगे तो ज़्यादा उस जाति का वोट है तो कुछ और मिल करके ये सीट निकाल करके ले आएगा, यह जो सोच है हमको लगता है कि केवल जो अभी सरकार है उसी में नहीं है, बल्कि बहुत सारे अन्य राजनीतिक दलों में भी यह है। वह एक कम्युनिस्ट पार्टी ही है जो वर्ग के आधार पर विश्लेषण करती है, जहाँ पर इससे साफ अलग है और उस समाज को जो दबे कुचले समाज है उन समाज को हमेशा आगे लाने के लिए वह वर्ग संघर्ष करता है। इसलिए कांग्रेस है, उसकी जनवादी महिला समितियां हैं, किसान महासभा है, तो ये सीपीएम की है। इसी तरह से सीपीआई के भी है, माने माले की भी है, कई कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनके जरिए आज भी माने इन माने दबे कुचले समाज को प्रशिक्षण देने का काम, उनके नज़दीक जाने का काम, उनको स्नेह देने का काम, उनकी समस्याओं पर जूझने का काम ये करता है। यह विधायक हो नहीं हो, मुखिया है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है, वो जनता का नेता के रूप में काम करता है। ये सर आपको इस बार लग रहा है कि बीजेपी है? हम ऐसा नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? एक संघर्ष चल रहा है ना देश में। लेकिन चिराग पासवान तो कहना है कि इस बार जैसे यहाँ से हम निकलेंगे। अच्छा, उनका तो खड़ा हुआ है तो कहेंगे ही। दूसरा भी अच्छा, कौन आएंगे उनके खिलाफ में जो कहेंगे कि हम ना जीतेंगे? वो कह रहे हैं कि हम जीतने के लिए तो लड़ाई होती ही है, लेकिन कौन जीतेंगे इसकी तय हम कैसे कर देंगे? हम एक वोटर हो सकते हैं। उनका कहने का मुझे मतलब है कि जो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, मेरा पिताजी का देना जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो बीच में जो देखें बिहारी फर्स्ट का जो ऐलान हुआ था, कार्यक्रम हुआ था उनका, तो उसी में जैसे बोला गया था। यही तो सामने आ गया कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, देश फर्स्ट होना चाहिए। यानी उनका संकीर्ण चिंतन है, वह बिहार भर सीमित है, हो सकता है जैसे वो हाजीपुर भर सीमित हो जाए। ये तो विचार जैसे हम इस विचार को कहते हैं, हम वोट नहीं दे सकते हैं। जो भारत फर्स्ट होगा
तो बिहार तो फर्स्ट होगा ही। बिहार का जो है से जो बंटवारा हुआ था झारखंड और बिहार में जो बंटवारा हुआ उस समय हुआ था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, उससे विकास होगा इस देश का, बिहार का। इस पर तो लड़ाई उनकी नहीं है, इस पर एक बार भी नहीं बोलते हैं। मोदी जी से कहते कि हम उनके हनुमान हैं, लेकिन वो कभी नहीं बोलते हैं इस बात के लिए कि मैंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के लिए विशेष राज्य का दर्जा दो, ये मांग उनका नहीं है। उनका कहना है कि जो आप फोन यूज करते हैं मेरा पिताजी का देन। अरे आप फोन यूज कर रहे हैं, वो तो विज्ञान के जरिए ना फोन आया है जी, कि उनके पिताजी ला दिए हैं। पिताजी समाज के इस समय में जो गरीब गुरबा समाज थी उनको आगे बढ़ाने का काम किया था, और इसलिए वो आगे बढ़े भी, उनको देश के लोग सम्मान भी दिया, उनको बार बार जिताया भी। लेकिन जो बाद के दिनों में जिस जाल में वो जाके फंसे हैं, इसके पीछे क्या कारण है वो तो वही जानते थे। वो अब तो स्वर्गवासी हो गए हैं, या उनका लड़का है तो उनके जैसे अनुयायी हैं, माने उनके क्या कहते हैं समांग हैं, वो जानते होंगे, हम लोग नहीं जानते। हम तो यही जानते हैं कि जब तक वो संघर्ष के नेता थे तब तक उनके साथ उस रूप में जनता थी, लेकिन वो बाद में शासक वर्गों की जो चाल है उस जाल में वो भी फंस गए थे। और जब वो फंस गए तो उनके तमाम जो है परिजन वो फंस गए हैं। पूरा देश का, पूरा बिहार का पासवान नहीं फंसा है, बल्कि उनका परिवार फंस गया है। और यही तो परिवारवाद है जिसको मोदी जी कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो परिवारवाद हो गया, इसके खिलाफ आप कभी बोला है? नहीं बोले हैं। तो आपके साथ जो रहता है वो परिवार ठीक है, भले उस परिवार में लड़ाई हो गया, तो दोनों चाचा भतीजा में भी जो लड़ाई हो गया तो शासक वर्ग की चाल है। जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है वो जो है दोनों को लड़ा दिया और फिर एगो को बाहर कर दे रहा है वो। इसलिए यह इस देश का कल्याण करने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि हमको इनकी झगड़े से वास्ता नहीं रख करके हमको एक बेहतर समाज, बेहतर संघर्ष, और वो भगत सिंह के रास्ते वाला संघर्ष के जरिए हमको देश में जाना चाहिए, संघर्ष उसकी ओर ले जाना चाहिए। और हमको लगता है कि चुनाव भी इसी रूप में चुनाव में जाना चाहिए कि अच्छा समाज, अच्छे कैंडिडेट और अच्छी राजनीति, जो बहुत बुरा है उससे कुछ बेहतर भी लाने का कोशिश जरूर करना चाहिए। और इस ओर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि खेतिहर मजदूर हैं और उनकी कैसे हिफाजत हो पाएगी, ऐसा हम लोग जैसे खोजेंगे, तलाशेंगे, इसी चुनाव में हम तलाशेंगे और बार बार तलाशते रहेंगे। अच्छा, बीच हम देखे थे सर कि आप लोग इसमें भूमिहीनों के लिए जो है से निकला था जल जीवन हरियाली के तहत, देखे थे सरसई पोखर पे जो गरीबों को जो है घर उजाड़ दिया गया, तो उसमें आप लोग सर आंदोलन वगैरह करके गरीबों को जो है जमीन दिलाने का सर काम किया, तो उसमें सर क्या करना है? देखिए, वो जो आज भी है वो भूमिहीन, वो संघर्ष भूमिहीन के सवाल पर ये संघर्ष हमारा खत्म आज होने वाला नहीं है। ये सरकार अगर बन भी गई, चाहे इसकी हो चाहे उनकी हो, जिसका भी हो, तभी ये संघर्ष, भूमि संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि भूमि ही एक बड़ी चीज है इस धरती पर, इस दुनिया में, जो बेईमानी से हजारों हजार बीघा किसी का हुआ है और किसी के पास एक धूर भी जमीन नहीं है, बसने के लायक नहीं है। हमको लगता है कि यह इसको ठीक करना होगा, क्योंकि एक समय था जो जंगल काट करके गरीबों ने आबाद किया था, आज वही गरीब भूमिहीन है। तो जो एक दिन बसाने का काम किया तो वही आज उजाड़ने का काम कर रहे हैं। जिसने आबाद किया, इस धरती को आबाद किया है जिस मजदूर ने, वही आज जैसे मतलब संकट में जूझ रहे हैं। और तो कम्युनिस्ट पार्टी वर्गीय आधार पर भगत सिंह के रास्ते पर चाहेगा कि कोई माने इनका जो समस्या है वो हमको समझे नहीं समझे, हम उनको समझते हैं। गरीब गुरबा हो सकता है उनकी समझदारी विचलित हो गया हो, बट गया हो, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, अगड़ा के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर, इनके साथ उनके साथ, इलाका के नाम पर ये बटा हो, ये उनकी समझदारी हो सकती है। उनको समझाने वाले कुछ लोगों ने जैसे बरगलाने का काम किया होगा, लेकिन हम लोग जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं, मजदूर का जो संगठन चला रहे हैं, पूरे देश की और दुनिया के मजदूरों को एक साथ जोड़ने का, पूरे बिहार और वैशाली जिला के मजदूरों को एक साथ जोड़ने का। और यह अगर जुटेगा तो जमीन की भी समस्या हल हो जाएगी। क्योंकि इस बिहार में हम नहीं कर रहे, बल्कि यही सरकार जो नीतीश जी की सरकार थी, उन्होंने भूमि सुधार आयोग को लाया था, डी बंदोपाध्याय को उसका चेयरमैन बनाया गया। और वह जब रिपोर्ट आया तो उसमें साफ साफ आया कि 21 लाख एकड़ जमीन इस बिहार में फालतू जमीन है, और वह गरीबों के बीच में अगर बांट दिया जाए, 17 लाख परिवार के हाथों अगर बिहार में जमीन को वितरण कर दिया जाए, एक एक एकड़ जमीन, तो पलायन जो हो रहा है मजदूर बिहार से, ये पलायन रुक जाएगा। और उनको 1 बीघा अगर अपनी जमीन हो जाएगी
तो वह उसमें उत्पादन करेंगे, तो मैंने कही कि बिहार भी डेवलप करेगा और बिहार के मजदूर भी डेवलप करेंगे। तो सर और बाकी जो जमीन है तो 17 लाख हो गया। जी। बाकी जो जमीन है उसके लिए कम से कम 10-10 डिसमिल जमीन गरीबों को बसने के लिए दिया जाए। तो इस रिपोर्ट को नीतीश जी ने आया बेहतर, लेकिन उस रिपोर्ट को ठंडे बास्ते में डाल दिया और वो माने सामंतों के चंगुल में फंस गए हैं। नीतीश जी जब भी वह निकलते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वो बार बार फंसते रहे हैं और फिर जाकर के फंस गए हैं। तो हमको लगता है क्या कि लड़ाई हम लोग का जारी रहेगा। तो ठीक, आप देख रहे थे खेत मजदूर यूनियन का जो है लीडर हमारे साथ, जो कि जिस तरह का अपने बातों को रखें, तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ आप देख रहे हैं एस कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट हाजीपुर से, और देख रहे हैं कैमरामैन लालू कुमार के साथ। धन्यवाद।